डी ट्रिपल एस बी की टीजीटी की वैकेंसी सभी स्टूडेंट्स ने भरना स्टार्ट कर दिया होगा और होपफुली जिसने अभी तक नहीं फॉर्म फिल किया है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का वो जल्द ही फॉर्म फिल कर दीजिए। आपने देखा होगा कि 2024 में भी डीएसएसबी की टीजीटी की वैकेंसी निकली थी और 2025 में भी डीएसएसबी ने टीजीटी की वैकेंसीज निकाली। मतलब टीजीटी वालों को पूरा मौका दिया है इस कंपटीशन के अंदर अपना सिलेक्शन लेने का। बस आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आप उसमें सिलेक्शन ले पाते हो या नहीं ले पाते हो। नमस्कार इंडिया, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं टीचर्स कॉलेज। होपफुली आप लोग ठीक होंगे एंड डी ट्रिपल एस बी के फॉर्म भरने के साथ ही आपने डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की तैयारी भी शुरू कर दी होगी और इस तैयारी में काफ़ी सारे हर्डल भी देखने को मिल रहे होंगे। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की तैयारी की हुई है और एक वो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की तैयारी करेंगे और पहली बार एग्जाम देंगे। उन दोनों को एक समस्या ये है कि भाई ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, ऐसी कोई रणनीति मिल जाए जिसको फॉलो करके हम पहली बार में या हमने जितनी बार भी एग्ज़ाम दिया है उसके बाद ये फाइनल हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए जिसमें सिलेक्शन हर हाल में हो जाए। तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर के इस वीडियो के अंदर मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। और काफ़ी सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि सर एक एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता कि भाई डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। और इसके अलावा डी ट्रिपल एस बी का जो मेन सब्जेक्ट है टीजीटी का जो पार्ट 2 है उसमें 90+ मार्क्स कैसे लेकर के आएँ, यकीनन आज की इस क्लास में इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पूरी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें पार्ट 1 भी इंक्लूडेड होना चाहिए आपका और कैसे सिलेक्शन की तरफ बढ़े इस पूरी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई टीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है डीएसएसबी का। तो देखो अभी आपको पता ही है जैसे कि अभी डी ट्रिपल एस बी के पास और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो लाइन अप हैं। अभी डी ट्रिपल एस बी ने टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स ही कराए हैं और अब अगर इस एग्ज़ाम की एक अप्रॉक्सीमेटली या एक टेंटेटिव डेट की मैं बात करूं तो ये मिनिमम आपका फरवरी के अंदर एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। मिनिमम, मैक्सिमम क्या होगा ये डी ट्रिपल एस बी को खुद भी नहीं पता, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी ने 1.5 साल बाद तो टीजीटी का एग्ज़ाम कराया था अभी 2025 में। 2024 की स्टार्टिंग की वैकेंसी थी वो, ठीक है। तो इसमें एक मिनिमम आइडिया लगाया जा सकता है कि भाई अगर कितना भी अर्लीस्ट करेंगे तो डी ट्रिपल एस बी फरवरी के अंदर यानी 2026 के फरवरी में डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का एग्जाम करवा सकता है, जिसके लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होकर के रहना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी के टीजीटी के जितने भी पोस्ट के लिए स्टूडेंट्स ने एग्जाम फॉर्म फिल किए हैं उनको मेन सब्जेक्ट के अंदर कोई अच्छे से गाइड करने वाला नहीं है, उनको ये बताने वाला नहीं है कि भाई इसमें अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करने हो तो क्या करना चाहिए, क्या कोचिंग लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या उसके नोट्स कहाँ से लेकर के आए। तो मैं प्रॉपर आपको ना एक सीक्वेंस बताता हूँ, एक प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका पार्ट 2 अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है कि आप उसके सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। अब काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि सर सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा। तो देखो सिलेबस सिंपल है, डी ट्रिपल एस बी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर आपको डी ट्रिपल एस बी ने जनरल पार्ट का और मेन सब्जेक्ट दोनों के सिलेबस बताए हुए हैं। तो आप वहाँ से मेन सब्जेक्ट का सिलेबस उठाइए, डाउनलोड करिए और उसमें एक एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से सोर्स लिया गया है इसका या कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से इस सोर्स के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम तो सिलेबस देखने का और उसको अच्छे से समझने का है। दूसरा काम, आप उसी सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के ना PYQs अरेंज कीजिए। अगर आपको PYQ की बुक मिल जाती है उसी मेन सब्जेक्ट की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो जितने पेपर्स अरेंज हो सकते हैं उतने पेपर अरेंज कीजिए। अब अरेंज करने के बाद मिनिमम एक पेपर, ठीक है, वैसे तो आप सारे पेपर्स के अंदर स्टडी करें वो ज़्यादा बेटर है, मिनिमम एक पेपर को उठाइए जो लेटेस्ट का हो, ठीक है। उस पेपर के अंदर आप हर एक क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, कितनी डेप्थ तक पूछा गया है, ठीक है। तो 100 के 100 क्वेश्चंस में से आप, बहुत सारे ऐसे होंगे जो एक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चंस आए होंगे, 4-4 क्वेश्चन, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई कोई टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी कि भाई आपका जो सिलेबस डीएसएसबी ने दिया है उससे कितना मैच कर रहे हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, सेकंड थिंग।
थर्ड थिंग ये पता चलेगी कि भाई आपको वो टॉपिक तो पढ़ना है, लेकिन उस टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन में नहीं आ रहा और जो आप छोड़कर चल रहे हैं उस टॉपिक में वो क्वेश्चन में आ रहा है। तो तीसरी चीज वो पता चलेगी आपको। चौथी चीज कि आपको एक स्ट्रिक्टली पैटर्न आपके दिमाग में बस जाएगा, आपको दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बस ये जैसे ही डिसाइड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चलने लग जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर सब कुछ पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, PYQ से रिसर्च कर ली, टॉपिक समझ में आ गया, डेप्थ समझ में आ गई, हर एक चीज समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी समझ में आ गए, अब इस कंटेंट को कहां से पढ़ें। देखो सबसे पहली चीज कि अगर आपके सिलेबस में NCERT वाला कंटेंट दिया हुआ है तो NCERT से बेस्ट कोई बुक नहीं है, ये मेरा मानना है। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे आपने पढ़े होंगे, तो वहां से आप अपनी ग्रेजुएशन की जो बुक्स है उनसे हेल्प ले सकते हैं। तीसरी चीज, इंटरनेट से उस टॉपिक से पर्टिकुलरली टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे कंटेंट मिलेगा आपको इंटरनेट पे, ठीक है, या उससे रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने वीडियोस बनाई होगी जो पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं, वो भी कंटेंट आपको कहीं ना कहीं देने की कोशिश करेंगे। या किसी ना किसी ऐसे टीचर के टच में हो गए आप जो आपको उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाता है, वो अपना कंटेंट भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो कंटेंट सर्च आउट करने के, कंटेंट को कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इन सारे तरीकों को आप ऑप्ट आउट कीजिए और इन सब से जो भी कंटेंट आपके पास निकल करके आए उनको एक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, ठीक है। तो आई होप पार्ट 2 के बारे में जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया ना आपको, फॉलो करना, यकीनन 1 महीने में आप अपना रिजल्ट देख लोगे कि वाकई में आपके पार्ट 2 जो मैंने चीजें बताई थी उस अकॉर्डिंग आपको ट्रैक मिल गया है, आपको वो चीज मिल गई है जिस पे आपकी मंजिल आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। तो मेन सब्जेक्ट में तो आफ्टर ऑल सब नंबर ला ही रहे, लेकिन अब डिपेंड किस पर कर रहा है, पार्ट 1 के स्कोर पर, ठीक है। तो पार्ट 1 में ये मान करके तैयारी करना कि हर एक सब्जेक्ट में फुल ऑन मार्क्स लेकर आने। और जो बच्चा ये कहता है कि हर सब्जेक्ट में फुल ऑन मार्क्स आ ही नहीं सकते किसी सब्जेक्ट में, मैं मानता हूं सारे सब्जेक्ट्स में नहीं आएंगे, लेकिन तैयारी तो सारे सब्जेक्ट्स में फुल ऑन की करोगे ना, तभी जाकर के 1-1 2-2 नंबर कट भी गए तो आपके पार्ट 1 में भी 90+ आ जाएंगे 100 में से, ठीक है। और जो बच्चा ये कहता है कि नहीं किसी के पार्ट 1 में 90+ नहीं आ सकते, तो बेटा आप DSSB TGT की तैयारी ही छोड़ दो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के 90+ मार्क्स आते हैं और यकीनन आ सकते हैं, सिर्फ आपको MCQ के अंदर 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन सही तो टिक करना है। कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं ना कि भाई राइटिंग के नंबर कट जाएंगे, किसी और चीज के नंबर कट जाएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, पार्ट 1 में भी 90+ और पार्ट 2 में भी 90+। ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। सिलेक्शन चाहिए तो क्या लेवल आ गया कट ऑफ का पता है आपको? आप जिस लेवल को सोचकर चल रहे हैं ना, वो आज से 5 साल पहले होता था। अब 5 साल में दुनिया बदल चुकी है, कट ऑफ बहुत आगे जा चुकी है। अब इस बार की कट ऑफ और आगे जाएगी, ठीक है। सो कीप इन योर माइंड कि मुझे 90+ दोनों में सोच करके चलने। अब देखो पार्ट 1 के अंदर भी हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्टेप फॉलो होता है। क्या वो स्टेप फॉलो होते हैं? और अगर आपने वाकई उस स्टेप को फॉलो कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्ट 1 में भी 90+ मार्क्स ला सकते हैं। देखो DSSB पार्ट 1 का सिलेबस सभी को पता है, 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है एंड GK करंट अफेयर्स आती है, ठीक है। इनका सभी का सिलेबस क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा इंग्लिश में सारी ग्रामर पढ़ लो, हिंदी में सारी ग्रामर पढ़ लो, ठीक है। और मैथमेटिक्स के अंदर अर्थमेटिक वाला सेक्शन, मतलब 10th क्लास तक की जो मैथ्स होती है वो सारी पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग, जितनी भी रीजनिंग है, चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, एनालिटिकल हो, आपको ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ वर्बल आएगी या एनालिटिकल आएगी या नॉन वर्बल आएगी, तीनों ही में से क्वेश्चंस बनेंगे, तो तीनों को ही आपको प्रिपेयर करना है। GK करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के अंदर सारा करंट अफेयर्स, जितना भी करंट अफेयर पिछले 1 साल का है वो आपको करने की जरूरत पड़ेगी। जनरल नॉलेज की बात करें तो आपको SST रिलेटेड सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें कवर करने की जरूरत है। और थोड़ा सा जनरल साइंस भी पढ़ने की जरूरत है, 1-2 क्वेश्चन उससे भी आ जाते हैं। तो जैसे ही आप टॉपिक या सिलेबस को समझ लें, उसके बाद आप PYQs उठाइए, DSSB के किसी भी एग्जाम के क्यों ना हो, चाहे PGT एग्जाम के क्यों ना हो, चाहे PRT एग्जाम के क्यों ना हो, चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम के क्यों ना हो, DSSB के है ना, वो आपका सिलेबस है, क्योंकि कॉमन पेपर तो सभी के लिए सेम ही बात है, ठीक है। उसको उठाओ, उसमें देखो कि भाई इंग्लिश ग्रामर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं,
इंग्लिश ग्रामर में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये समझना जरूरी है। और ये डीएसएसबी के पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे, जनरल पार्ट के, तो आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसमें मैंने DSSB के बहुत सारे पेपर्स, ठीक है, जनरल पेपर्स वो अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लो, या DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने खुद वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर अपने टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पे अपलोड किए हुए हैं, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। बुक है आपके पास तो बुक में से देख लो, ठीक है, पांचों सब्जेक्ट की, क्योंकि जब तक दिमाग में सिलेबस नहीं घूमेगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद पर्टिकुलरली आपने एक एक टॉपिक लिख लिया, अब हर एक टॉपिक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी में सारे टॉपिक्स लिख लिए, अब हिंदी में पहला टॉपिक आया आपका कि भाई आपको संधि करनी है। अब संधि को उठाओ ना, यूट्यूब से करो, किसी फ्री बैच से करो, चाहे उसके कंटेंट को पढ़ करके करो, किसी बुक में से करो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आपको चाहे आता हो वो टॉपिक, चाहे नहीं आता हो, आपको करना दोबारा से जरूर पड़ेगा अगर आप प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो तो। ये मत सोचना कि नहीं मैंने तो ये टॉपिक पहले कर रखा है, मैं अब टॉपिक नहीं करूंगा, 100% करना पड़ेगा। फिर जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए आपका, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे संधि है, संधि के कम से कम 400-500 क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, जहां मर्जी से आने दो उसके क्वेश्चन, अगर वाकई फुल ऑन की आपने अपने दिमाग में सोच रखी है तो, ठीक है। फिर जैसे ही आपका सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वाइज सारे टॉपिक खत्म हो जाए, जैसे हिंदी के सारे टॉपिक खत्म हो गए, अब हिंदी का सब्जेक्ट वाइज पेपर लगाना शुरू कर दो। अब सब्जेक्ट वाइज पेपर मैंने बताया ना, किसी भी एग्जाम का पेपर उठा लो, डीएसएसबी का होना चाहिए बस, उसके इतने क्वेश्चन पेपर लगा दो, इतने क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज हिंदी, ओनली हिंदी, हिंदी के। अब मान लीजिए आपने 10 दिन के अंदर कम से कम 100 क्वेश्चन पेपर कर लिए 20-20 मार्क्स के हिंदी के, तो आप समझ लीजिए आपका लेवल है ना सुप्रीम हो गया। आपके पास सारी नॉलेज आपको रिपीट मिल रही होगी, एक तो प्रैक्टिस के अंदर आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई अब मेरी मुट्ठी में ये पूरा पेपर आ गया। जब आप 100 पेपर्स सिर्फ 20-20 मार्क्स के अगर कर दोगे तो आप समझ लीजिए आप एक टॉप लेवल पर जा चुके हैं। फिर उसके बाद सारे सब्जेक्ट का जैसे ही सब्जेक्ट वाइज भी कंप्लीट हो जाए, फिर फुल पेपर लगाना शुरू कर दो जनरल पार्ट का, जितने मैक्सिमम एग्जाम तक लगाते जाओ, जितनी बार आप कर सकते हो, हर बार नया पेपर लो, क्योंकि ऑप्शन ही इतने सारे हैं। जनरल पार्ट के तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है। कोई 100-200-500 रुपए की अगर कोई ऐसी बुक मिलती है जिसमें सारे पेपर हो तो उससे बेहतर क्या है, क्योंकि जो आप हार्ड कॉपी में करेंगे वो ज़्यादा बेटर आपको प्रोग्रेस देती है। अब बहुत सारे बच्चे बुक्स एंड नोट्स के बारे में पूछते हैं। देखो बुक्स के लिए मैं सिंपली बता दूं आपको, मैंने काफ़ी बार रिकमेंडेशन दी हुई है, बाकी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक सब्जेक्ट की बुक के लिंक डाले हुए, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारी बुक्स हैं अमेज़ॉन के ऑनलाइन बुक्स, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख करके, मैंने काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी हुई है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। या उनकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड की हुई है, उन सब की आपको परचेज भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नोट्स की और रिक्वायरमेंट है कि जनरल पार्ट के सर सभी नोट्स प्रोवाइड करा दो मेरे को, बुक्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दो और नोट्स भी प्रोवाइड करा दो, तो वो भी टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और जो एप्पल यूज़र है, iOS यूज़र है, वो लिंक में जा करके, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ iOS का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। पूरा प्रॉपर कंटेंट, पूरा प्रॉपर जो बुक्स हैं वो सारी की सारी इकट्ठी करने के बाद पहले दिन से ही लग जाइए एक एक टॉपिक को निपटाने में। अब बात कर लेते हैं, अगर ये सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स आपको फ्री बैच में मिल जाए, तो आपको ये सारी चीज़ें कराने का मुझे मौका मिल जाए, तो फॉर श्योर मैं टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन के ऊपर नेक्स्ट वीक से एक फ्री बैच लेकर के आने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और जो भी बच्चा इस पूरे जनरल पार्ट की फ्री प्रिपरेशन करना चाहता है, नेक्स्ट वीक से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं जनरल पार्ट का हर एक सब्जेक्ट कराऊंगा। तो आप आज ही डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अभी ऑलरेडी कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं जो फ्री क्लासेस हैं, आप तब तक उन्हें देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीक से लाइव फ्री बैच स्टार्ट होगा, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, डेली कंटेंट अपलोड होगा और डेली प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो होपफुली टीजीटी की प्रिपरेशन की जर्नी में मैं आपका साथ दे पाऊंगा और आपको सिलेक्शन तक पहुंचा पाऊंगा, बशर्ते आपको मेरी हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना है। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा, टॉपिक्स भी लाता रहूँगा और आपकी हर एक समस्या का समाधान करता रहूँगा। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।